बच्चों अगर ये रिएक्शन लिख ली होगी तो ओके कर दीजिए। हाँ जी, तो आपने ये देखा कि जो एल्यूमिना है, सॉरी जो बॉक्साइड ओर है उसे एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना है। तो आपने शुरुआत में देखा था कि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे ऑक्साइड का, उसके बाद जो एल्यूमिना है हमारे पास उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, हूप एंड हेरोल्स मेथड जो होता है, और उसके बाद ये रिएक्शन आपने देखी केटाइन कैथोड पर जाएगा, एनाइन एनोड पर जाएगा। और यहां पर जो आप ऑक्सीजन गैस देख रहे हैं, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये जो एनोड है जो कार्बन का या कोक का बना हुआ है, ग्रेफाइट भी हो सकता है, तो ये ऑक्साइड या ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन को अटैक करेगी और इसे कार्बन मोनोऑक्साइड में या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगी। इसलिए ये जो एनोड है कुछ समय के बाद घिस जाता है, क्योंकि कार्बन और CO और CO2 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इस करके हमें टाइम टू टाइम एनोड को रिप्लेस करना होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, लिखिए, वी हैव टू रिप्लेस एनोड, we have to replace anode after some time because it is attacked by oxygen. It is attacked by oxygen to release carbon monoxide and carbon dioxide. लिखिए नेक्स्ट लाइन से, फ्यूज्ड माने पिघला हुआ एल्यूमिना Al2O3 is a bad conductor of current and have high melting point. एल्यूमिना जो है एक तो बैड कंडक्टर है करंट का, ऊपर से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। इसलिए हमें एक तो इसे गुड कंडक्टर बनाना होगा कुछ मिलाकर, इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम करना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर दो चीजें मिलाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए और इसकी कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए। सबसे फेमस है क्रायोलाइट। लिखो आगे, आगे लिखे, pure alumina Al2O3 is mixed with molten cryolite, is mixed with cryolite, Na3AlF6 and CaF2 फ्लोरस्पार। और या तो दोनों मिला सकते हैं, ये कोई भी एक मिला ले तो काम हो जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्रायोलाइट ही होता है। and this mixture is electrolyzed. This mixture is electrolyzed in an iron tank lined inside with carbon. अंदर उस टैंक के कार्बन की लाइनिंग होती है, लाइन इनसाइड विथ कार्बन। आप देख लीजिए, आपके पास जो डायग्राम है एनसीईआरटी में, उसमें दिखते जाइए। फुल स्टॉप। बहुत ही खास बात जो पेपर में आ चुकी है,
The molten cryolite, the molten cryolite decreases, the molten cryolite decreases melting point, decreases melting point to about 1173 Kelvin, 1173 Kelvin, and also increases conductivity or conductance, increases conductance. तो क्रायोलाइट के यहां फंक्शन हो गए, फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट को लोअर डाउन करना और दूसरा कंडक्टेंस को बढ़ाना। डायग्राम बनाते चले जाए। एनसीईआरटी से देख के भी बना सकते हैं। कार्बन एनोड, molten alumina along with molten cryolite Na3AlF6, outlet for aluminium, outlet for aluminium। यहां पर पाउडर्ड कोक और मिला देते हैं, पाउडर्ड कोक। और ये तो आपने देख ही लिया, आयरन का टिंक है और लाइन विथ जो भी बताया था कार्बन की लाइनिंग है। कैथोड लाइनिंग एक्ट एज, चलो कैथोड लाइनिंग ही हो गई, कैथोड लाइनिंग ऑफ कार्बन। अभी रिएक्शन आप देख ही चुके हो, एल्यूमिना दो चीजों में ब्रेक हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयन में एंड ऑक्साइड में। इधर ऑक्साइड ऑक्सीजन बनाएगी, इधर एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम बनाएगा। ये कार्बन को अटैक करके कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 बनाएगा। इसलिए समय समय पर इन रॉड्स को पीरियोडिकली आपको रिप्लेस करना होता है। सही बच्चे, होमवर्क सुन लें पहले तो, जिससे कि
मैं आपकी परसों का आपको ढंग से असाइनमेंट करा सकूं, जैसे पिछले संडे को भी कराया था। हाँ जी, पहला होमवर्क, ये होमवर्क आपको संडे मॉर्निंग तक कवर कर लेना है हर कीमत पर, और संडे से पहले पहले, बल्कि आप कल तक ही रखो क्योंकि फिर आप कर नहीं पाओगे। सैटरडे तक का होमवर्क है, 15 अगस्त का, 15 अगस्त इवनिंग तक आप क्या क्या करके मेरे को भेज देंगे, मैं आपको नोट करवा देता हूं, एक सेकंड में देखकर देंगे। 1 से लेकर 27, 1 to 27 क्वेश्चंस के आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसके अलावा इस चैप्टर में इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी होंगे। अब देखो, दो तरीके हैं, दोनों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो न्यूमेरिकल तो होंगे नहीं, होगा भी तो बहुत ही हल्का पतला सा ही होगा, वो भी एक लाइन का। एक तरह से 99.9% न्यूमेरिकल नहीं है, केवल थ्योरी के क्वेश्चन है। जो थ्योरी के क्वेश्चन है वही मैंने आपको लिखवा रखा है। अब एक ही चीज को बार बार क्यों लिखो, वैसे तो नोट्स में है ही वो सब चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि दो में से एक चीज सेलेक्ट कर लो, या तो उन क्वेश्चंस को लिखकर एनसीईआरटी के सभी आंसर याद करके उसको मेरे को लिख के भेज दो। दूसरा या फिर ये तरीका है कि उन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप मेरे को सुना दो, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता कि डबल डबल थ्योरी लिखी जाए, क्योंकि थ्योरी तो नोट्स में लिखी हुई है। तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका आंसर सुनना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, बताइए। आप मेरे को सारे क्वेश्चन आंसर लिख के भेजेंगे एक्सरसाइज के, या मेरे को सुना देंगे? सुना देंगे। बोलिए। सुना देंगे। सुना देंगे? सर सुना देंगे। और भी कोई बच्चा भी राय व्यक्त करना चाहता हो? सुना देंगे, ठीक है, ओके। तो एक काम करेंगे, संडे की जो क्लास होगी, संडे को जो आपका असाइनमेंट हो रहा है, असाइनमेंट से पहले मैं आपसे ये पूरा चैप्टर सुनूंगा। नंबर 1 एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस के आंसर ऐसे सुनूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये बच्चा बताएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये बताएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो आपका होमवर्क हो गया। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस करने कंपलसरी है, एक्सरसाइज के भी, इन टेक्स्ट के भी, ये आपको होमवर्क है। उसके बाद असाइनमेंट होगा संडे की क्लास में। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उस पर अपनी राय व्यक्त करिए, लिखिए। चैप्टर फिनिश हो चुका है हमारा, और ये जो मैं करा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, नोट्स कॉपी में ही करना है। इलिंगम डायग्राम, अच्छा, एक इलिंगम डायग्राम भी मैंने आपको दिया था। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आया हो तो मेरे से परसों की क्लास में डिस्कस कर लेना। देखो, इलिंगम डायग्राम फॉर Zn, इलिंगम डायग्राम फॉर Zn। मुझे बहुत उम्मीद है आपसे कि आपके लिए ये जो मैं इलिंगम डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं एक्सपेरिमेंटल, आप उसको सही से एक्सप्लेन कर पाओगे। एक काम करता हूं, समय है ही हमारे पास, इसमें कॉपर भी ऐड कर दे रहा हूं, Zn कॉपर, ठीक है। और वही मंत्र जो मैंने आपको सिखाया उसका ध्यान रखिएगा। और
आप एक काम जरूर कर लेना बेटे, अगर अच्छी रैंक निकालनी है आपको तो। एनसीईआरटी में, वैसे तो देखो मैंने पूरा डायग्राम भेजा है आपको, एनसीईआरटी मेरे भेजे गए डायग्राम में जितने भी मेटल्स मेंशन है, ये एलिमेंट्स मेंशन है, उनकी रिलेटिव पोजीशन याद कर लेना कि कौन सी लाइन नीचे आ रही है, कौन सी लाइन ऊपर आ रही है। तो डायग्राम के पास ही इस तरह से लाइंस बना देना, एल्यूमिनियम आ रहा है, इधर मैग्नीशियम आ रहा है, इधर Zn आ रहा है, इधर कॉपर आ रहा है, इधर कोक आ रहा है। इस तरीके से आप लाइन इस तरह से बना देना, तो आपको याद रहेगा। एक ऐसे सीरीज बना लेना कि कौन नीचे कौन ऊपर है। हाँ जी, डायग्राम बनाइए। और नेक्स्ट क्लास से हमारा पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। पी ब्लॉक से बच्चे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसमें याद करने का काफी सारा है, न्यूमेरिकल्स है नहीं है। न्यूमेरिकल्स हो तो होता क्या है कि जल्दी हो जाता है चैप्टर, अब इसमें क्या है कि याद रखना पड़ता है बार बार, और डिसअपियर होने की रेट थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए हमें कंटिन्यूअसली बार बार इन चीजों को याद करना होगा, तभी रिटेन होगा। हाँ जी, यह लिखे डेल्टा जी नॉट पर मोल ऑफ ऑक्सीजन एज यूजुअल। यहां पर हमेशा की तरह टेम्परेचर, बड़ी फेमस लाइन है। एक तो ये लाइन याद करो कौन सी लाइन थी, कल ये परसों में कराई गई, एक लाइन ये कराई थी और एक लाइन ये कराई थी, याद करो ये लाइन। ये टेम्परेचर भी आपको लिखवाया होगा, मैंने आपको बताया था, ये वाली लाइन है C plus O2 gives CO2। ये वाली लाइन 2C plus O2 give 2CO। ये वाली लाइन कौन सी है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव CO2। चेक करिए पहले तो तीनों लाइन है। और ये टेम्परेचर भी मैंने जरूर बताया होगा आपको पिछली बार, बताइए कितना टेम्परेचर बताया था, याद ही नहीं रखो को 1073 केल्विन। ये तीन लाइनें थी, और अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन Zn की। ये सब कुछ है, कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं होगा। Zn plus O2 gives ZnO, solid solid gas। ट्वाइस कर लेना है ना। और मैं आपको बताऊं, ये वाली जो वैल्यू है, ये सडन चेंज है, ये है 1180 केल्विन। इसका वो है सडन चेंज दिख रहा है ना, मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। और जिस पॉइंट पर ये क्रॉस हो रहा है मामला, और जी इसमें मैं आपके लिए कॉपर की लाइन बना दे रहा हूं, 2Cu plus O2 gives Cu2O। Cu2O, solid gas solid। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, और उस स्टेटमेंट की आप सत्यता की परीक्षा कीजिए कि वह ट्रू है कि फॉल्स है, इस डायग्राम के बेसिस पर। दिया गया डायग्राम बिल्कुल सही है,
ध्यान से लिखिएगा। हाँ जी, अब जरा मेरा एक क्वेश्चन सुन लीजिए। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का रिड्यूसिंग एजेंट ZNO को रिड्यूस कर पाएगा या नहीं? बस इतना बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपकी नॉलेज क्या है। सर क्या कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का रिड्यूसिंग एजेंट ZNO को खा जाएगा या नहीं? सर यस, कौन है वेटिंग रूम में? हाँ जी, कोई नहीं है वेटिंग रूम में, आप जोर से बोलो बेटा। सर कर लेगा? नहीं नहीं नो क्यों नहीं कर सर। पाएगा? नो क्यों सर नहीं कर नो पाएगा? सर वो नीचे है लाइन तो ऊपर नहीं लाइन ऊपर है। शुभांगी तू बता। सर नहीं कर आशी, पाएगा अभिलाषा क्योंकि मतलब ZN नहीं नीचे कर है पाएगा। तो वो ऊपर वाले को रिड्यूस। आशी तू बता। जो कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन है वो ZN से ऊपर है तो वो नहीं कर पाएगा रिड्यूस। अच्छा, कभी नहीं कर सकता क्या? लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर नहीं नहीं लो नहीं कर टेम्परेचर पे पाएगा। कर लेगा 1073 के पहले, तो कार्बन अगर मोनोऑक्साइड की 1073 लाइन से पहले पूछा। नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन तो कभी भी इसके ऊपर नीचे नहीं आ रही है, ये तो कभी नहीं कर पाएगा। हाँ तो नहीं, हाँ ये नहीं कर पाएगा लेकिन कार्बन जो नीचे वाली, हाँ ठीक है। ठीक है, अभिलाषा एंड अक्षत एंड आर्यन, यस सर। इन तीनों बच्चों में से कोई भी बच्चा बताएगा कि क्या कोक हमेशा हर टेम्परेचर की कंडीशन में ZNO को खा जाएगा? नहीं। नहीं, क्यों? कब खाएगा बताइए? सर जब वो कोक वाली लाइन ZN वाली लाइन के नीचे आ जाएगी। जब कोक वाली लाइन ZN वाली लाइन के, ये ZN वाली लाइन है, ये कोक वाली लाइन है ना, इसके नीचे आ रही है 1270 पर, 1270 के आसपास आ रही है, तो 1270 के नीचे, अब तुम बताओ ना, तुम लोग बताओ, क्यों बताओ? क्रॉसिंग इंटरसेक्शन टेम्परेचर है 1270। 1270 के ऊपर, 1270 के ऊपर कौन क्या होगा? 1270 के ऊपर कार्बन ZNO को रिड्यूस कर देगा और 1270 के नीचे नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि 1270 केल्विन के ऊपर आप जो है किसको खत्म कर लोगे? ZNO को। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सात्विक से एंड देवश से एंड ध्रुव सिंगल से। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं रिगार्डिंग मेटलर्जी ऑफ कॉपर। इधर देखिए, कॉपर के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे इन लाइंस को देखकर? कोक के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, कि कॉपर के लिए कौन रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है कौन नहीं? दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड को हो सकते हैं। कॉपर ऑक्साइड को कौन रिड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोक? कोक। कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमेशा करेगा और कोक एक सर्टेन टेम्परेचर। जैसे मैं अगर आपको टेम्परेचर रेंज दूं, ये है लिखा हुआ मेरे पास 273 और ये लगभग आ रहा है 500 के आसपास। अब बता,
कार्बन इन दोनों लाइनों को देख के बताओ। मोनोऑक्साइड तो वो 500 के बाद कर देगा। इस कॉपर ऑक्साइड को कोक खा जाएगा या कार्बन मोनोऑक्साइड खा जाएगी, रिड्यूस कर देगी। सी दिस, इस टेम्परेचर के 500 बाद कर देगा। हाँ, कोक जो है 500 के बाद, कोक जो है Cu2O को रिड्यूस कर देगा। देखो, द गिवन डायग्राम शो दैट delta G versus T, delta G naught versus T curve for Zn ZNO, for Zn ZNO is lower than Cu2O, is lower than Cu2O, is lower than Cu2O, but it is above carbon CO line, but it is above carbon CO line. This means that ZNO can be reduced to metallic Zn. ZNO can be reduced to metallic Zn at about 1673 Kelvin. ये एक्चुअली 1673 है वाली वैल्यू, 1673 केल्विन। Then in case of copper, प्रैक्टिकली 1673 पर रिएक्शन ज्यादा फिजिबल हो जाती है, इसलिए उसने एक्चुअल टेम्परेचर लिखा है। थर्मोडायनेमिकली फीजिबल भले इसके बाद हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली इतना रखा जाता है। और लास्ट लाइन, इट मस्ट बी नोटेड दैट डेल्टा जी नॉट of CO2 from CO2 from CO is always higher than that of ZNO. साफ दिख रहा है, is always higher than that of ZNO. Therefore carbon monoxide cannot be used to reduce ZNO. Carbon monoxide cannot be used to reduce ZNO. हाँ जी, यहाँ पर ये सब कुछ समाप्त हो चुका है। आप लोग कुछ मैंने टेबल दी है, उन टेबल्स को मैंने आपको जो टेबल दी मैं आपको देख के बताऊं। एक तो मैंने आपको भेजी है समरी ऑफ अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल्स, जिसमें 4 मेटल्स की वो है। इसके अलावा मैंने एक भेजी है कुछ और की, एल्निको, ड्यूराल्यूमिन, मैग्नीशियम। एक मैंने वो भेजा ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, बेल मेटल, गन मेटल, जर्मन सिल्वर, मोनेल मेटल। एक मैंने भेजा है स्टेनलेस स्टील की टेबल, निकल स्टील, इनबार, क्रोम स्टील, टंगस्टन स्टील, सिलिकॉन स्टील, ये सब भेजा है मैंने आपको। इनको अभी क्लास में फिनिश कर रहा हूँ आज।
जल्दी खत्म हो रही है, शायद थोड़ी सी 5-7 मिनट पहले, मैं कह नहीं सकता 10 मिनट भी हो सकते हैं। इसमें आप इस वक्त में आप इन टेबल्स को अभी नोट्स का पार्ट बना लीजिए, क्योंकि जब मैं अगली क्लास में प्री ब्लॉक स्टार्ट कर दूंगा तो आपको वक्त नहीं मिलेगा, फिर तो वो मोबाइल में रह जाएगी। इसलिए इनको आप जो है तुरंत कर लीजिए। और जो बच्चे आपके ग्रुप का पार्ट नहीं है, जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया, वो मेरे को मैसेज भेजे, मैं उनको इसी वक्त उनको ये टेबल भेज रहा हूँ और उनको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे को तुरंत अभी मैसेज भेजना व्हाट्सएप पर। तो मैं अभी आपको ये मौका दे रहा हूँ कि उन सभी टेबल्स को अभी नोट्स का पार्ट बना लें। अपने हाथ से लिखोगे तो ही याद हो पाएगा। अब जैसे उसमें लिखा हुआ है कि गन मेटल का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, तो कॉपर 88% है, टिन 10% है, Zn 2% है। तो ये सब आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, सारे मत करना, मतलब लिखना सारे हैं, और कौन कौन से आपको करने हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा जब आप ये कर लोगे। या मैं कहूं तो अभी बोल देता हूं, सुनो। आपको उन टेबल में से करना है ब्रास, ब्रॉन्ज, बेल मेटल, गन मेटल, जर्मन सिल्वर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्मन सिल्वर। और क्वेश्चन आ चुका है एम्स में मोनेल मेटल पर। फिर से बोल रहा हूं, क्या क्या याद करना है? ब्रास, ब्रॉन्ज, बेल मेटल, गन मेटल, जर्मन सिल्वर एंड मोनेल मेटल। एक तो ये करना है। दूसरी वाली टेबल में करना है स्टेनलेस स्टील, एल्निको एंड टंगस्टन स्टील। तो लिखने सारे हैं, लेकिन करने सिर्फ यही है यार जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अगली मुलाकात परसों होगी। परसों का होमवर्क बता चुका हूं, एनसीईआरटी पहले सुनूंगा, जो मैंने लिखा दिया नोट्स वो सुनूंगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से क्वेश्चन होने चाहिए, अगर नहीं सुना पाए तो फिर मैं क्लास नहीं लूंगा, असाइनमेंट भी नहीं कराऊंगा फिर। तो परसों असाइनमेंट होगा, ये याद करके बैठना, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट होगा। ठीक, आकाश की बुक से। टाटा बाय बाय, नमस्कार। परसों मुलाकात होगी, कल छुट्टी रहेगी। और जिन बच्चों ने रिसेंटली ज्वाइन किया वो मेरे से अभी संपर्क कर लें, तो जिससे कि मैं उनको व्हाट्सएप पर सारी ये सब चीजें भेज दूं। टाटा बाय बाय।